नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हमारे केवी स्टूडियो में एक नारी शक्ति हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय की एक ऐसी शिक्षिका का जिन्होंने कम समय में बायोलॉजी के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। जी, हम बात कर रहे हैं मनीषा मैडम का। तो आइए मनीषा मैडम से मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। अगर उन्हें उचित अवसर मिले तो कैसे वो अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं। मैडम, हमारे केवी स्टूडियो आप आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई। केवी स्टूडियो में केवी स्टूडियो की टीम, साथ साथ केवी स्टूडियो संचालक रोशन सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपका भी। मैडम, हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय और शिक्षा दीक्षा साझा करें। सर, मेरा नाम मनीषा कुमारी, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय नवीन कुमार। मैं बेगूसराय के महेंद्रपुर गांव से बिलोंग करती थी। जी। मेरा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरी गांव में ही हुई। जी। मैं वहां से क्लास 8 और 10th तक की पढ़ाई की। जी। मेरे पिताजी मेरे प्रारंभिक शिक्षा के दौर में ही गुजर गए। जी। ठीक है। मैंने काफ़ी संघर्ष से फिर मैंने सोचा और अपने को चुना। नहीं, शिक्षा से बड़ा मेरे लिए कोई धन नहीं हो सकता। जी। क्योंकि आप सोचिए और समझ ही पा रहे होंगे, प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई तो गांव की निगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है और अभिभावक थे ही नहीं। ठीक है। तो मैंने काफ़ी संघर्ष से शिक्षा के क्षेत्र को चुना और बहुत तन मन और धन के अभाव के साथ ही शिक्षा में लग गई और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से 10th की क्लास पढ़ाई की। जी। मैंने 2008 में कबड्डी की कप्तान रह चुकी थी। जी। और 2011 में मुझे कबड्डी खेलने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय बेगूसराय मिलन चौक पर है। जी। वहाँ से जीतन राम मांझी के द्वारा आगे तक भेजा गया। परंतु सर, गाँव के कारण, परिवार में अभिभावक के अभाव के कारण और मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा शिक्षित नहीं थी। साक्षर तो है पर शिक्षित नहीं थी, रूढ़ी विचारधारा के मानने वाले, जिसके कारण मैं आगे तक नहीं जा सकी। जी। तो उसके बाद आगे की पढ़ाई MRJD कॉलेज, MRJD इंटर कॉलेज से 12th की पढ़ाई की। जी। जिसमें मैं 80% मार्क्स से पास हुई। जी। तो वहाँ से 80% यानी बिहार का डिस्टिंक्शन मार्क्स 75.6% माना जाता है। जी। और साइंस वाले सब्जेक्ट जो डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होते हैं तो उन्हें इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप दी जाती है। जी। जो 2012 से हम लोग थोड़ा लक्की माने जाए। जी। 80% मार्क्स लाने वाले बच्चे को 75.6% को 80,000 रुपये पर साल मिलती है। जी। जिसमें 60,000 रुपये स्टूडेंट के अकाउंट्स में और 20,000 रुपये कॉलेज के अकाउंट्स में जाती है। जी। और जो बच्चे टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं उन्हें 5 ईयर्स तक 5 लाख रुपया मिलती है, पर ईयर्स लाख रुपये, जिसमें मैं भी एक स्टूडेंट थी। जी सर। तो आपको भी सरकार के द्वारा आपकी शिक्षा के लिए आपको अवार्ड मिला और कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति के रूप में आपको पढ़ने के लिए जो आपको दिक्कत हो रही थी वो दिक्कतें दूर हो गई। सॉल्व हो गया। हाँ, दिक्कतें दूर हो गई और निश्चित रूप से आपकी मेधा का सम्मान हुआ। फिर आपने टीचिंग को क्यों चुना? आप इतने मेधावी छात्रा थी, खेल से इतना जुड़ाव था, आपने कहा कि विभिन्न चीज़ों में आप आगे थी, फिर आपने टीचिंग को अपनाया। सर, हुआ क्या, जो 2000 जब हमने देखा जो नहीं, कबड्डी में मुझे आगे खेलने के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता था तुम एक लड़की हो, तुम्हें अभिभावक नहीं है। मेरा मानना है अभिभावक हो या ना हो, व्यक्ति स्वयं संघर्ष करके आगे चल सकता है, अपनी पहचान खुद बना सकता है। लक्ष्य उसका स्वयं होता है। जी। लक्ष्य मेरे निर्धारित, मेरे अभिभावक लक्ष्य मेरे निर्धारित नहीं कर सकते। जी। मैं स्वयं कर सकती हूँ। और कुछ बहुत सारी बाधाएं आई जो आज के समाज में भी आ रही है। मुझे आगे जाने नहीं मिला। 2013 में मुझे यूपी पुलिस हो गई। जी। ज्वाइनिंग लेटर आया। जी। फिर भी आगे जाने नहीं मिला। पुलिस में शोषण होता है, महिलाएं हैं, नहीं जाओ। और घर से, समाज से लोग बोलने लगे, कहीं जो नकारात्मक जो भाव भर दिया गया। जी सर, तुम इतना कैपेबल हो, तुम बहुत कुछ कर सकती, बहुत कुछ कर सकती, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। फिर वही लोग कह रहे हैं तुम बहुत कुछ कर सकती हो। उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। मैं BSc करने लगी। BSc करने के कारण मैंने बायोलॉजी ली नहीं, पर इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ MRJD इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं अशोक सर को। जी।
उन्होंने मुझे 12th में बोले नहीं तुम बायोलॉजी ले लो, तुम्हारे पास एक ऐसा स्कोप मिलेगा जिससे तुम कभी भी भूखी नहीं रह सकती। जी जी। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बायोलॉजी दिलवाए। जी जी। जब मैंने इतना सारा फ्रस्ट्रेशन के बाद बायोलॉजी लेकर बीएससी कर रही थी, तो बीएससी करने में कुछ सरकार ने मेरा सपोर्ट भी किए। जी जी। और उसके बाद बीएससी करने काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहे, काफ़ी। फिर अचानक जब मेरा शादी हो गया 2014 में, कहाँ शादी हुआ? बेगूसराय में ही सीमा गांव में। जी जी। तो वहाँ देखिए, और देखिए यहाँ भी इसी तरह के विचारधाराओं वाले लोग, नहर के बाद ससुराल में भी जी आसपास में ही था। तो देखा नहीं, व्यक्ति बदलता ही नहीं है, व्यक्ति के विचार व्यक्ति स्वयं बदल सकता है। जी जी। दूसरे को बदलने से बेहतर है मैं स्वयं को क्यों ना बदल जी लूं। जी। और इतने फ्रस्ट्रेशन के बाद जब मुझे एक बेबी हुआ तो सोचा नहीं, जब मैं खुद इतना संघर्ष करके कुछ नहीं कर सकती तो आगे इसे मैं क्या प्रमोट करूं। जी बिल्कुल। और अपने को जगाया, नहीं मेरे पास इतना जो ये धन इतना संघर्ष से मैंने जमा जो किया, ज्ञान अर्जित किया है, जी ये मेरे पास ही रह जाएंगे, मुझे कौन जानेगा। जी जी। और फिर से मैंने पुनः पढ़ाई की और उसके बाद सोचा बायोलॉजी का जो देखा बच्चों में, बायोलॉजी मैं नहीं पढ़ी क्योंकि मैथ पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं बायोलॉजी कुछ है ही नहीं, जी जी। मैं एक साल पढ़ूंगा नहीं अगले साल पास हो जाऊंगा, सर ऐसा बात नहीं था। और मैंने उसे फिर से पढ़ाई की बायोलॉजी की और आज मैं बायोलॉजी की टीचर। मैडम आपसे हम जानना चाहेंगे, एक बायोलॉजी शिक्षिका के रूप में हमारे जीवन में, हमारे करियर में बायोलॉजी का क्या महत्व है? सर देखा क्या गया, बायोलॉजी के स्कोप बहुत ज़्यादा है। जी जी। बायोलॉजी के बच्चे भूखे नहीं रह सकते। अभी अगर एग्जाम्पल्स कोरोना काल को लिया जाए तो बायोलॉजी के सारे सेक्टर ओपन थे और काफ़ी सेक्टर हैं। जी जी। ऐसा हमें सोच अगर हो जो हमें एम्स और नीट ही करे तो ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर है, बी फार्मा है, यहाँ तक ही नहीं, आज हमें हमारी जो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है ना, हमें भोजन की भी पूर्ति हुआ बायोलॉजी ही करवाता है। जी जी बिल्कुल। तो इसके लिए कोरोना काल में सारे के सारे स्कोप खुले थे, बायोलॉजी वाला कहीं भी भूखा नहीं मरा है। तो सरकार ने सोचा नहीं, अगर घर में प्रत्येक व्यक्ति का इलाज पॉसिबल है, 10 व्यक्ति हमें तो 10 का इलाज होगा, 10 का सुई अगर हम दें तो जिंदा रह सकते हैं। पर 10 व्यक्ति इंजीनियर का जरूरत 10 व्यक्ति को नहीं है, 10 व्यक्ति को क्या बिल्डिंग का कोई जरूरत होगा? नहीं होगा। सबको बायोलॉजी जानना चाहिए, समझना चाहिए, सबको जानना चाहिए सर, बेहतरीन जानना चाहिए। अगर हम बायोलॉजी जानते हैं तो हम अपना प्राथमिक उपचार अपने घर में ही करते हैं, हमारा फैमिली खुश रहेगा। अगर हम जान रहे हैं जो अगर कोरोना इसके कारण होगा, हम पहले ही उससे क्यों न सचेत हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद मैडम। मैडम बेगूसराय जब आप शादी करके आई तो बेगूसराय में किस नाम से आपका संस्था आपने शुरू किया, कब से शुरू किया और क्या खासियत है आपके संस्थान की? सर मेरी तो एक संस्था चलती थी जिसका नाम था नॉलेज पार्क, वो कंपटीशन की तैयारी होती थी, परंतु हम कॉम्पिटिटिव उस लायक एसएससी बैंकिंग सर करवाते थे, मैं नहीं, अमित सर चलाते थे। जी जी। तो फिर उसके बाद मैंने बंद कर दी। जब उन्होंने अपने छोटे छोटे दूसरे रास्ता को चुना तो मुझे लगा मैं जिस क्षेत्र में कैपेबल नहीं हूँ उस क्षेत्र को चुनना नहीं चाहिए। जी जी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया लक्ष्य मैं स्वयं निर्धारित कर सकती हूँ, किसी के द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर मैं सफल नहीं हो सकती। जी जी। तो मैंने 2017 में फिर से जगी और आद्या एकेडमी नाम से संस्था खोली, जो संस्था हेमरा चौक से 10 कदम पश्चिम रतनपुर रोड में। जी जी। ठीक है, वहाँ मैं 11th और 12th की बायोलॉजी और इंग्लिश की क्लास होती है, दोनों मीडियम में। इंग्लिश का तो सर इंग्लिश मीडियम ही है, जी जी। बायोलॉजी की हिंदी में मीडियम और इंग्लिश मीडियम में होती है। आप खुद पढ़ाती हैं बायोलॉजी? यस सर, मैं खुद। और अमित सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं? जी सर, अमित सर इंग्लिश। जो स्टूडेंट्स और यूथ आपको यहाँ से देख रहे हैं, खास करके लड़कियाँ जो आपको देख रही होंगी, जो आपने संघर्ष झेला है लेकिन आपने अपनी पहचान बनाई है शिक्षा के द्वारा, उन्हें एक शिक्षिका के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, तुमने जो लक्ष्य निर्धारित की है, तुम उस लक्ष्य तुमने जो निर्धारित की है तुम उस पर सफल होगी। और तुम्हारे द्वारा निर्धारित चाहे कोई भी बाधा तुम्हारे साथ क्यों ना आ जाए, पर बाधाओं में तुम्हें इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाधाएं तुम्हारे पैर खींचने के लिए होंगे। जैसे केले के छिलके अगर कहीं गिरते हैं ना तो वो तुम्हें फिसलाने के लिए होते हैं, जस्ट वो बाधाएं हमें फिसलाने के लिए होती और मेरे पूरे लाइफ को परेशान करती है। तो इस पर हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, कौन क्या बोल रहा है। मेरा लक्ष्य जिस दिन मैं सफल होऊंगी उस दिन उनके पास जवाब मिल जाना चाहिए। जी जी। और इसका मैं एक असफल रह के आज शिक्षिका हूँ, लेकिन मैं कई क्षेत्र में सफल थी और उन रूढ़िवादी विचारधाराओं को आपके लक्ष्य के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। जी जी। जो आपकी सफलताएं होगी। जी जी। और कभी भी आपको खुद से
झूठ चोरी इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप बहुत कुछ हो, आपको ये सोचकर आगे बढ़नी है। आपको देखने वाला बाकी कोई नहीं है, आप ही सब कुछ हो, और सब कुछ का जवाब आपको एक दिन तब देना होगा जब आप एक सफल हो जाओगे। जी धन्यवाद मैडम। जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जैसा कि आपने भी जो महसूस किया, जो झेला, एक छात्र के रूप में, आज एक शिक्षिका के रूप में हमारे साथ हैं, तो उन अभिभावकों से एक शिक्षिका के रूप में आप क्या अपील करना चाहेंगी? सर, मैं अभिभावक से चाहूँगी जो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, सबसे तो पहले उनके बच्चों को जानना और जचना चाहिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है, जो लक्ष्य चुना है उसमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। छोटी छोटी विचारधाराएं, रूढ़िवादी विचारधाराओं का सहारा लेकर उन्हें फिसलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल, ताकि उनका बच्चा, उनका भविष्य है। सर, जब हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो उसका एक चैप्टर आता है, जी जी, और जिसका नाम है जेनेटिक्स। जी जी, तो उसमें हम जानते हैं जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे बैक से हम क्या थे का एक फ्यूचर बताने वाला मेरे ऑफिस संतान ही होंगे। जी जी, और इसलिए उसे अपने संतान का सपोर्ट करना चाहिए। जी जी, और उसको क्षेत्र जिन्होंने उन्हें चुना है काफ़ी सपोर्ट करें, रूढ़िवादी विचारधाराओं पर ना आए, जी जी, उन्हें आगे बढ़ाने जी जी, का अग्रसर प्रयास करें, खास करके लड़कियों को। और खास करके तो एकदम लड़कियों को ये नहीं सर करना चाहिए लड़का क्या है और लड़की क्या है। सर, लड़की क्या नहीं है। जी जी, हर क्षेत्र में आज लड़कियां परचम लहरा रही है हैं। सर, अगर हम भूत से चले लड़की के बारे में तो इसी महिलाओं को हम देवी मानते हैं। बिल्कुल। अगर हम फिर चले तो यही महिलाएं इंदिरा गांधी भी थी। जी जी, बिल्कुल। और वही महिलाएं सर, एक एग्जाम्पल्स लेते अपने परिवार की, उस परिवार की जिस परिवार में महिलाएं ना हो, उस परिवार का सर्वांगीण विकास नहीं होता, कभी नहीं हो पाएगा। सर, उस क्षेत्र को लीजिए, उस देश को लीजिए जिस देश की महिलाएं अर्थव्यवस्था में पूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। आप एक विकसित देश अमेरिका और आप जापान का एग्जाम्पल्स लीजिएगा, जहाँ की 71 से 75% महिलाएं अर्थव्यवस्था में अपना भागीदारी योगदान दे रही। बिल्कुल सही कहा। और वह क्षेत्र सर विकसित है। हमारी एक शिक्षित महिलाएं परिवार के पूरे परिवार और रिलेशन को शिक्षित कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारी अगर महिलाएं, बेटी हो, लड़कियां हो, उन्हें शिक्षित करने, आगे बढ़ाने और उसे अपने बेटे से कम नहीं बराबर की दर्जा देकर आगे बढ़ाना चाहिए। समाज में ये सोच नहीं होना चाहिए जो बेटी को 10 लाख दे के शादी कर देना है। जी जी, ये सोच होना चाहिए जो 10 लाख उस पर खर्च करके उसे स्वावलंबी बनाना है। बहुत सुंदर बात कि लड़कियों को भी उचित अवसर मिले, उनका सम्मान हो और उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। हम भी इस केवी स्टूडियो परिवार की ओर से तमाम पेरेंट्स से अपील करते हैं कि जिस तरह से आप जो उम्मीद, जो सपने अपने बेटों में देखते हैं, वही सपना आप अपने बेटियों के लिए भी संजोए और बेटियों को भी बढ़ावा दे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आप मजबूत करें। मैडम, राजनीति एक कहीं ना कहीं शिक्षा, राजनीति अलग अलग चीज है। लेकिन जैसा कि सुनने में आया है, सूत्रों से यह मालूम हुआ है हमें कि इस बार नगर निगम के चुनाव में वार्ड 18 से संभावित उम्मीदवार के रूप में, भावी उम्मीदवार के रूप में आप जनता के बीच जाना चाहती हैं। क्यों आना चाहती हैं आप राजनीति में? सर, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और महिलाएं की ये सारे आपको पहले ही बता चुकी हैं, रूढ़िवादी विचारधारा हो, सर्वांगीण विकास नहीं हो, साक्षरता हो पर शिक्षित नहीं हो, तीन सारे चीज को देखकर मुझे लगा नहीं, महिलाओं को सर्वांगीण विकास होना चाहिए और इसके लिए सबसे बेहतर चीज जो है आपके साथ मास पावर होनी चाहिए। जी जी। और मास पावर मैं अकेले आपके विचार को सुलझा और समझा नहीं सकती। जी जी। मैं स्वयं आपको ये कहूँ जो आप अपनी बेटी को ये करो, वो करो, ये करो, तो एक सर मेरे पास विडम्बना क्या, मुझे बेटी है ही नहीं, तो आसपास के लोग कहेंगे जो इसे बेटी नहीं है इसलिए इसे कर रहे। पर जब आपके पास एक मास पावर होगा, जैसे आपने देखा अभियान जब आप खुद जनता की बेटी बन जाएंगी। यस सर, जब मैं कहीं की बेटी हूँ और कहीं की बहू हूँ और उनके साथ वो लोग जब मुझे देखेंगे, नहीं ये पढ़ी लिखी शिक्षित है, ये चाह रही है हमारी बेटी को आगे बढ़ने के लिए, बेटी मेरी समाज से आगे बढ़े, सर्वांगीण विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा और मैं अकेले इसके लिए नहीं कुछ कर सकती, उसकी विचार को मैं नहीं चेंज कर सकती। सर, एक नीति और रूल से जब विचार आएंगे ना तो आराम से चेंज हो जाएंगे। जिस तरह से अगर आप देखिए तो 2009 या 10 के आसपास नीतीश सरकार ने बच्चियों के लिए बालिका साइकिल योजना, पोशाक योजना, बहुत सारी सर योजनाएं दिए। उस क्षेत्र की लड़की और महिलाएं यानी लड़कियों ने सोचा, साइकिल चलाने उसे नहीं मिलता था और वो सारी बच्चियों वो साइकिल पर लोभन से
उसे पैसे मिल रहे हैं पोशाक के लिए, सर उसे ड्रेस नहीं होते थे। इन सारे यानी नीति और नियम तहत वो आगे बढ़ने लगे, जिसके कारण उसका सर्वांगीण विकास होने यानी लगा। कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास हो। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा सर। जी जी। फिर देखिए सर, देखिए अस्पताल तो है, बहुत जगह है, पर उसमें है क्या जी, महिलाएं हैं वह बीमार पड़ी हुई है, खुद को अपनी बीमारी दबाए हुए वर्क कर रही है। ऐसा सर नहीं होना चाहिए। मैं लगातार अगर किसी चीज़ को दबाते रहूँगी, एक दिन वो बहुत बड़ा चीज़ और ब्लास्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे आगे बढ़ने के लिए यानी देखा गया तो एक मास और रूल नियम को लेकर, तो अस्पताल में भी आप रूल नियम से उसका देख रेख कर सकते हैं। जैसे सर समाज में एडुकेशन, अस्पताल, स्वरोजगार या कुछ कलाएं हैं जो छुपी हुई हैं। जी जी। तो सर अस्पताल, बहुत सारे अस्पताल हैं, पर वहाँ क्या है, जो सारे चीज़ यानी डॉक्टर नहीं है, बेहतर इलाज नहीं हो रहा, बेहतर इलाज नहीं हो रहा है वहाँ सर, मेडिसिन नहीं। इन सारे चीज़ों को हम एक मास के रूप में वहाँ तक सर, यहाँ हम सोचे कि पहले सोचे जो यहाँ छोटे छोटे टीम बनाकर अपने मीटिंग करूं, किस किस क्षेत्रों में किस तरह से विकास चाहिए। स्वरोजगार नहीं है तो उस टीम में हमें एक नई जानकारी लेना है। एडुकेशन कैसा है उसका जानकारी, क्या कमी हो रही है शिक्षा में, कैसे बेहतर बनाया जा सके। जिस तरह से सर किसी प्राइवेट स्कूल का लिया जाए तो प्राइवेट स्कूल में देखते क्या है, तो उसमें एक प्रिंसिपल होते, एक डायरेक्टर होते, जो अपने विकास, एडुकेशन के विकास के लिए अग्रसर सोचते रहे। यही सारा चीज अगर हम सरकारी स्कूल में करें, जैसा सर दिल्ली के केजरीवाल ने एडुकेशन को आगे बढ़, बहुत बदलाव निश्चित रूप से सर। अभी अगर वह गवर्नमेंटल स्कूल देखा जाए तो किसी प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। तो इस तरह से सर हम एडुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आपके वार्ड की जनता ने आशीर्वाद दिया और अगर आप वार्ड 18 की वार्ड सदस्य के रूप में चुनी गई, तो आप अपने वार्ड के विकास के लिए क्या सपने संजोए हुए हैं? सर विकास का मायना सिर्फ ये नहीं होता मेरे घर तक बिजलियां पहुंच जाए, छोटे छोटे सड़क पहुंच जाए। विकास का मायना ही होता है सर्वांगीण विकास, जो एडुकेशन के क्षेत्र से हो, अस्पताल के क्षेत्र से हो, स्वरोजगार के क्षेत्र से हो, कुछ आर्ट जो है प्रशिक्षण के क्षेत्र से हो। तो सर्वांगीण विकास के लिए सर एक टीम का गठन करना चाहिए, और मैं गठन करने के लिए सोची हूँ। अगर बन गई तो ऐसा करूँगी। तो उस टीम में मैं चाहूँगी किस क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है, तो सबका सर्वेक्षण करना चाहिए, सारे क्षेत्र का, और उसके बाद मैं इस सर्वेक्षण को आगे लेकर पहुँचूँगी। और ऊपर से मैं अपील करके चाहूँगी उन क्षेत्रों का विकास अग्रसर होता रहे। और जो भी मैं निर्णय लूँगा, मैं अकेले नहीं, ये नहीं जो मैं क्षेत्र का मुखिया हूँ, क्योंकि मैं अकेले वहाँ तक नहीं पहुँची, एक एक करके मुझे अनेकों ने वहाँ चुना है। मैं उन सब का मुखिया हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी उन सब के विचारधाराओं को जमा कर एक विचारधारा तैयार करूँ और उसे आगे उनकी जनता की आवाज़ बनूँ और जनता की सेवा करूँ, आगे तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप आगे आए और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। मैडम, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। मैं चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से जनता की आवाज़ बने। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज केवी स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगा? सर मैं केवी स्टूडियो और रोशन सर को, साथ ही केवी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर। साथ में हमने देखा और ऐसा भी लग रहा है जैसे क्षेत्र के दबे कुचले आवाज़ों, गुम आवाज़ों को आपने आगे बढ़ाने का, रोशन सर ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचा नहीं पाते, जिसका मैं भी एक उदाहरण हूँ, जिसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाती है। तो इसलिए उन्होंने बहुत बहुत बेहतर काम किया, और चाहती हूँ मैं इनका विश्व स्तर पर बेहतर रहे। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम आपका। मैं मनीषा कुमारी वार्ड 18 की जनता जनार्दन से अपील करना चाहती हूँ कि इस बार वार्ड 18 की नगर निगम चुनाव में मुझे अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं आपकी बेटी, आपकी बहू और आपकी एक सेविका बनकर आपकी सर्वांगीण विकास करने का कार्य करूँगी। अगर आप चाहते हैं आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, तो आपके साथ मैं आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहूँगी। अपना आशीर्वाद दें।